हेलो एंड वेलकम टू प्रभु एजुकेशन। आज बहुत इंपॉर्टेंट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, स्पेशली वो लोगों के लिए जो लोग क्लास 10th और 12th का एग्जाम देने वाले हैं इस साल 2021 और 2022। पेपर जो है, पहली बात टर्म 1 टर्म 2 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टर्म 1 इस बार पूरे तरीके से चेंज हो गया है, जो कि ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू बेस्ड है। आज इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि एमसीक्यू कैसे सॉल्व करे, कौन से पैटर्न में एमसीक्यू सॉल्व करे। अगर आपको कोई एमसीक्यू नहीं आता है जिसका आंसर आपको एक्यूरेटली नहीं मालूम है तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। यहां पे है, आज मेरे सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है एमसीक्यू सॉल्व करने का 6 बहुत इंपॉर्टेंट मेथड। ये 6 के 6 वो इंपॉर्टेंट मेथड, 6 इंपॉर्टेंट मेथड आज मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर कुछ चीजें ऐसी भी हैं, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि हम लोगों को जिस क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर नहीं आता। देखो, अगर आप लोग ऑफलाइन एग्जाम देने वाले हो, 90 मिनट्स का पेपर है, कैसे टाइम मैनेजमेंट होगा, जो 40 क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से मैनेज होंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को आज मैं यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। तो देर ना करते हुए सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो 6 इंपॉर्टेंट मेथड्स क्या क्या हैं। सबसे पहला है हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू इन बोर्ड्स। ये सबसे मेन क्वेश्चन है कि पेपर बनाया कैसे जाए। यार यही तो समझ नहीं आ रहा है। हर एक बच्चा, मेरे से जितने स्टूडेंट मिल रहे हैं सब यही बोल रहे हैं कि सर पेपर बनाएंगे कैसे, क्या आएगा, किस तरीके का आएगा, कौन सा सैंपल पेपर ले, क्या सीबीएसई आईएससी ने जो पेपर डाला है क्या वो लेना चाहिए। मेरे पास एक आईएससी का स्टूडेंट बोलता है सर समझ ही नहीं आ रहा, पढ़ूं कैसे, कंटेंट कितना पढ़ूं, एमसीक्यू कितना पढ़ूं, किस तरीके से पेपर सॉल्व करें। तो देखो 6 इंपॉर्टेंट हैक्स, 6 इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहला है उसमें से 6 इंपॉर्टेंट टिप्स में से डोंट फॉलो द सीक्वेंस। डोंट फॉलो द सीक्वेंस, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट फॉलो द सीक्वेंस। देखो मेरी बात बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अगर जैसे आपके सामने ओएमआर शीट होगा, आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा, अप्रॉक्स ऐसा ही अंदाजा है कि इसी तरीके से पेपर आएगा या जिस भी तरीके से पेपर आएगा। देखो क्वेश्चन का सीक्वेंस फॉलो करने की कोशिश मत करो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ये करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, अच्छा उल्टा भी मत करना, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। उल्टा भी नहीं, मतलब अगर ऐसा है 40 क्वेश्चंस हैं तो मतलब 40 सॉल्व करे, फिर 39 करे, फिर 38 करे, नहीं भाई साहब बिल्कुल नहीं। इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास कि अगर आप ये सब करते हो तो आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। इतना टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर में। तो ये जो वीडियो है ये 10th और 12th वालों के लिए है जो बोर्ड एग्जाम में टर्म 1 या सेमेस्टर 1 जिसको आप लोग कह रहे हो उसमें एमसीक्यू बेस्ड पेपर देना चाहते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना कि अभी जैसे मान के चलो मैंने इसी फर्स्ट पार्ट को, डोंट फॉलो द सीक्वेंस को, मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मेरी बात ध्यान से समझना, आप लोगों का टोटल पेपर जो है वो होगा 90 मार्क्स का। मेरी बात ध्यान से समझना, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है 25 मिनट्स का, पहला पार्ट है 25 मिनट्स का, सेकंड पार्ट है 45 मिनट्स का, सेकंड पार्ट है 45 मिनट्स का, और लास्ट का जो बचा हुआ पार्ट है आपका वो होगा 20 मिनट्स का। तो टोटल आपका ये होता है 90 मिनट्स का पेपर। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना कि 90 मिनट्स का पेपर आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। मैंने इसको टाइम के हिसाब से अरेंज किया है। सबसे पहली बात देखो, फर्स्ट स्टेज में आप लोगों को क्या करना है मैं ये बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, इसको सॉल्व करने का जो मेन मेथड, मेन तरीका है वो क्या है। अगर आपके पास टोटल 40 क्वेश्चन है, अगर आपके पास टोटल 40 क्वेश्चंस हैं, मेरी बात ध्यान से समझना, सीक्वेंस फॉलो करने का तरीका भी अलग है, समझ लो थोड़ा। पहले ऐसा तो है नहीं कि बिना पढ़े जाओगे, पढ़ के जाओगे बाकायदा, आप लोगों को बहुत सारी चीजें आती होंगी, इवन 90% या 80% क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को आते होंगे, लेकिन फिर भी एक
एक ऐसा जो तोड़ कि अगर नहीं आता हो तो क्या किया जाएगा, वही तोड़ बताने वाला हूं। बहुत ध्यान से समझो कि 25 मिनट्स, 45 मिनट्स और 20 मिनट्स, इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले तुम लोगों को पूरी क्वेश्चन पेपर पढ़ने की जरूरत है। अगर हालांकि टाइम मिलता है लेकिन फिर भी एक बार क्या करो कि ये जो 25 मिनट्स है पूरा क्वेश्चन नंबर 1 आता है टिक किए, नहीं आता है छोड़ दो, टाइम वेस्ट मत करो, उसको सॉल्व करने की कोशिश मत करो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की कोशिश मत करना। नहीं आता है मत करो, 3 आता है किए, नहीं किए छोड़ दो, अगले वाले पे जाओ। पूरा 40 क्वेश्चंस को आपको यही इसी तरीके से सबसे पहले स्टार्टिंग के 25 मिनट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि स्टार्टिंग के 25 मिनट से आप लोगों को क्या करना है, पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार रीड करना है। जितने क्वेश्चंस के आंसर्स एक नजर में आते हैं उतने उसको टिक करो, इसके बाद बाकी काम खत्म। अब सबसे मेन बात क्या है, इसके बाद अब चलते हैं सेकंड स्टेज पे। देखो सेकंड स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आप लोगों को अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगा। जैसे कि अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन छूटे होंगे, जरूरी नहीं है कि 40 में से आपने पूरा 40 बना लिया होगा। ऐसा हो सकता है कि 40 में से कम से कम आपने 15-20 तो किए ही होंगे, 15 तो किए होंगे, चलो इतना तो मान लो 15 किए होंगे। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होगा तो 15 तो आप लोग बड़े आराम से बनाए होंगे। फिर इसके बाद अब जिसमें कैलकुलेशंस हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि आप लोग को टाइम लगेगा, मेरी बात ध्यान से समझना, ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों को टाइम लगेगा सॉल्व करने में तो 45 मिनट्स में आप लोग कोशिश करो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जिसको एक्चुअल में सॉल्व करके आंसर निकाला जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस को जिसको आपको सच में लगता है कि हाँ अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इससे मुझे मेरा आंसर जो है वो निकल सकता है। फिर इसके बाद अब मान के चलो कि आपने 45 मिनट्स में वो कर लिया, लास्ट के बचे हुए 20 मिनट्स में कुछ टफेस्ट क्वेश्चन आएंगे। एग्जामिनर जानबूझ के बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चंस देता है जिसमें कि बच्चे फंसे, स्टूडेंट्स फंसे और फिर वो अपना टाइम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में पूरा टाइम निकाल दे, बाकी के जो क्वेश्चन है वो छूट जाए। ऐसी गलती करने की कोशिश मत करना एक बार भी, लास्ट के लिए उसको छोड़ देना। 20 मिनट्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सारे क्वेश्चंस करने के बाद 45 मिनट्स 25 मिनट्स निकलने के बाद आपके पास जो टाइम मिला है लास्ट के 20 मिनट्स में, उन क्वेश्चंस को करो जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, उसमें टाइम देने की जरूरत है। 4-5 क्वेश्चंस बचेंगे लास्ट में, मेरे हिसाब से 5 से 10 क्वेश्चन इतना ही बचेगा। लास्ट के 20 मिनट्स में उतना सॉल्व करने की कोशिश करो। अब सबसे बड़ी बात ये है, इतना हो गया आप लोगों का, ये जो फर्स्ट स्टेज है डोंट फॉलो द सीक्वेंस, ये आप लोगों का ये 3 स्टेप में क्लियर हुआ। अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। सेकेंड नेक्स्ट मेथड, देखो मेरी बात बहुत ध्यान से समझना कि कैंसलेशन मेथड मतलब क्या है। देखो चाहे 10th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे कॉमर्स वाले हो, चाहे मैथ्स वाले हो, चाहे बायो वाले, कोई भी हो, कोई मतलब नहीं है। कैंसलेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ एबनॉर्मल या कुछ एबनॉर्मल वैल्यू, जैसे मान के चलो कि अगर मान के चलो ऑप्शन ए, बी, सी और डी, अगर इसकी वैल्यू दी हुई है 10, इसकी वैल्यू दी हुई है 15, इसकी वैल्यू दी हुई है 12, और अगर मान के चलो इसका वैल्यू दिया हुआ है 112, ये क्या है, कैंसलेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसलेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ एबनॉर्मल वैल्यू दी हुई है, जैसे कि ये वाला डी वाला, ये एबनॉर्मल वैल्यू है, इसको रिमूव करना सबसे मेन चीज है। अगर आप लोगों को, अब देखो अब हम उस स्टेज में पहुंच चुके हैं जहां पे हमको कई सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं मालूम है। ऐसे स्टेज में आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, लास्ट के 20 मिनट्स में क्या करना चाहिए। जो तुक्का मेथड है, तुक्का बस जय माता दी वाला तुक्का नहीं है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप तुक्का भी लगाओ तो भी वो एक्यूरेटली लगे। अगर आपको वो जिस क्वेश्चन का आंसर एक्यूरेटली नहीं आता है, जिसको आपको सच में कुछ नहीं पता, अब मेरी बात ध्यान से समझना, रिमूवल मेथड में कुछ भी एबनॉर्मल वैल्यू अगर दिखता है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं एक गुडविल का एग्जांपल ले लो, अकाउंट्स के कॉमर्स में एक गुडविल का एग्जांपल है AS26, उसका आंसर एक्चुअल में है, बट अगर मान के चलो इसकी वैल्यू, जैसे अगर ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी में दिया हुआ है, अब यहाँ पे अगर मान के चलो 26 दिया हुआ है या 24 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 26, यहाँ पे दिया हुआ है 20 और यहाँ पे दिया हुआ है 72। मेरी बात ध्यान से समझना, आप लोग थोड़ा कहीं ना कहीं पढ़े हो, कहीं ना कहीं पढ़े हो, 20 वाले लाइन में तो आएगा, इतना तो आप एक्यूरेट हो, तो बस ये पता नहीं है। अच्छा कई बार ऐसा होता है कि कहीं यही
एक अलग से फैक्टर नंबर दिख रहा है तो यही वाला आंसर तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल भाई साहब, ऐसी गलती कोशिश करने का मत करना। रिसर्च बेस्ड बात बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। रिसर्च जो एनालिसिस कहते हैं, जिस तरीके से बड़े बड़े एग्जाम्स के जो क्वेश्चन आते हैं, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। सारी बातें, जितनी भी बातें हैं, सब रिसर्च बेस्ड हैं। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं है फालतू का। तो बहुत ध्यान से समझना कि ये जो एक अलग से एक्स्ट्रा नंबर आपको नजर में आता है, कुछ एबनॉर्मल वैल्यू अगर नजर आती है, सबसे पहले उसको रिमूव करो। सबसे पहले उसको रिमूव करो। अब आगे क्या करना है? आगे है अगला वाला तुम्हारा माइंड प्ले। माइंड प्ले, कैंसलेशन मेथड हमने कर लिया। अगला वाला है माइंड प्ले। देखो, क्वेश्चन पेपर जो है वो आपके दिमाग के साथ खुलता है। रिसर्च एनालिसिस साइकोलॉजिकली ये प्रूवन है। क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करता है। जो पेपर सेट करने वाला है कोई मामूली आदमी नहीं है भैया, सीबीएसई के एकदम हायर जो पोजीशंस पे हैं वो बैठे हुए हैं, आईएससी के जो हायर पोजीशंस पे हैं वो बैठे हुए हैं। सिर्फ इसी का नहीं, अगर किसी नॉर्मल एग्जाम की भी आप तैयारी करते हो, चाहे जेईई हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर आप उसकी भी तैयारी करते हो तो ऐसे ही इसी बेस पे जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मेरी बात बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। माइंड प्ले कई क्वेश्चंस में, बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑप्शन में देता है ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव, या ऑल ऑफ दीज नन ऑफ दीज। ये अगर ऑप्शन देता है भाई साहब, मैं बता रहा हूं कि अगर ऐसा दे रहा है तो इसको पहली बात प्रायोरिटी बनाओ। प्रायोरिटी बनाओ, इसको प्रायोरिटी बनाने की जरूरत है। किसी भी क्वेश्चन में अगर ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज दे रहा है, मैं बता रहा हूं कि प्रायोरिटी बनाओ। हो सकता है गलत हो, नहीं बोल रहा हूं कि गलत नहीं हो सकता, लेकिन इसको पहली बात प्रायोरिटी बनाने की कोशिश करना। थोड़ा सा दिमाग में सोचने की कोशिश करना कि क्या होगा। इसको प्रायोरिटी जो है बहुत बनाने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कि क्या पूछ रहा है, कैसे, मतलब कितना जो है पॉइंट जो है ये ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस क्यों दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। कोई मतलब हो सकता है, नहीं दिया हुआ है। एक बार जरा सा सोचने की कोशिश करना, उसके बारे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। फिर आगे बढ़ते हैं अगले मेथड पे। अब अगला मेथड जो है वो क्या है, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगला मेथड है बेस्ट सुटेबल ऑप्शन। ये बेस्ट सुटेबल ऑप्शन ये क्या है, इसका मतलब क्या है? देखो, आपने क्या किया, आपने ऑप्शन डी हटा दिया। आपने क्या किया, आपने ऑप्शन डी हटा दिया। मेरी बात ध्यान से समझना। ऑप्शन डी हटाने के बाद ए बी सी, अभी भी तीन में कंफ्यूजन है। अभी भी क्या है, तीन में कंफ्यूजन है भाई साहब। ए बी सी अभी भी तीन में कंफ्यूजन है। अब इस तीन से कौन सा वाला सही होगा? एक बात, सबसे पहली बात, कभी भी ये बात ध्यान से सुनना, ये बात बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। साइकोलॉजिकली जो क्वेश्चन पेपर बनता है उसमें हमेशा कोशिश यही की जाती है कि ए आपका आंसर ना हो, ए जो है आपका आंसर ना हो। मोस्टली ऐसा होता है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज है कि ए जो है आपका आंसर ना हो, ए आपका आंसर ना हो। अब बारी है बी और सी की। अब बारी है बी और सी की। अब इसमें भी आप लोगों को कैसे पता चले, कैसे पता चले कि बी और सी है? तुक्का लगाना। अरे यार, तुक्का जय माता दी वाला तुक्का मत लगाना। स्टूडेंट ऑफ द ईयर नहीं देख रहे हो, पास नहीं होगे। मेरी बात ध्यान से समझना कि बी और सी में अगर थोड़ा भी हिंट लग रहा है, अगर आपको दोनों में से जो भी सही लग रहा है तो टिक कर दो। अगर कुछ भी नहीं पता, एकदम मतलब क्लियर हो कि हाँ आता ही नहीं है, आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता है, तो मेरी बात मानो। रिसर्च बेस्ड बात कर रहा हूँ, मेरी पर्सनल वैल्यूज नहीं है। हाँ, मैंने क्वेश्चन पेपर बहुत सारे देखे हुए हैं, खुद भी मैंने एग्जाम दिए हैं जिसमें ऐसा किया हुआ है और आंसर्स कुछ सही हुए हैं। सारे आंसर सही नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ आंसर जरूर सही हुए हैं। ये बी पे टिक मार के आ जाना, बी पे टिक मार के आ जाना। मोस्टली बी जो होता है, बी और सी दोनों में से ही मैक्सिमम क्वेश्चन में, अगर 40 क्वेश्चन है, इतनी श्योरिटी है बी सी ऐसे ही आंसर्स आपको मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि ए आंसर होता है। मेरी बात ध्यान से समझना, ऐसा लगता है क्योंकि हम लोग बहुत ना ईगर होते हैं, टेंस जितना ज्यादा होता है वहां पे कि बस अगर आंसर मिलता जुलता मिल गया मतलब टिक मारेंगे, खत्म। बहुत ईगर होते हैं, लेकिन उस टाइम पे कोशिश करना, पेशेंस रख के काम करो। नहीं मिलेगा टाइम, मैं जानता हूँ टाइम नहीं मिलेगा, बहुत कोशिश करोगे, लेकिन फिर भी जरा सा समझने की कोशिश करना। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, अगर पी एंड एल अकाउंट दिया हुआ है और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है, तो कोशिश करना, देखो क्या बोलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करके आपको दे देगा। हाँ, ये वाला अमाउंट जो है पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या
कौन सी अमाउंट दोनों में से, जैसे दोनों को जोड़ दोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन और P&L एंड इसकी वैल्यू जोड़ दोगे, अब बताओ कौन सा वाला सही है। भाई साहब जो वैल्यू आएगी वही होगी। ए में तो ऑप्शन दे देगा, हम लोगों को मिल जाएगा ए है। आगे देखेंगे ही नहीं, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, आगे देखेंगे नहीं, लैंग्वेज बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो कोशिश करना पहली बात कि क्या है, किस तरीके से है। अगर आंसर आता है तो फिर बेस्ट है, तुम भाई टिक करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर नहीं आता तो फिर इस चीज में क्या किया जाएगा। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस में मैंने बता दिया ए जो है वो ऑप्शन होगा। फिर अब देखो इसके बाद क्या है, बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस रिमेंबरिंग पावर, आपकी रिमेंबरिंग पावर, आपको कितने डेट्स याद हैं, कितने सेक्शंस याद हैं। अगर मैथ्स वाले हो साइन थीटा कॉस थीटा इन सब की वैल्यूज जो है वो प्रॉपर याद है, क्यूब रूट स्क्वायर रूट की वैल्यूज याद है कि नहीं याद है। जो भी अगर डेट्स है, कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशंस आपकी थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए। जैसे अगर अकाउंट्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हो, तुरंत एकदम फटाफट 20,000 20,000 का 10% 2,000, इस तरीके से अगर कैलकुलेशंस रहेगी। ये कैलकुलेशन जो होगा ये भी अगले वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिपेंड करता है। मेरी बात ध्यान से समझना, जो कैलकुलेशंस है, जो रिमेंबरिंग पावर है, आपको जितना याद रहेगा उतना ज्यादा अच्छा है। सेक्शंस याद रहेंगे, सब सेक्शंस याद रहेंगे। अगर कैलकुलेशंस आपकी इजी हो जाती है, आपका पेपर बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन बना लोगे, कैलकुलेशंस अगर आपका फास्ट दिमाग में कैलकुलेट कर लिए, पेपर एकदम इजी हो जाएगा, एकदम श्योरिटी है पेपर इजी हो जाएगा। अब अगले वाले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला वाला पॉइंट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। देखो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस क्या है, ये सीधी सी बात है। एक चीज एक बार में एक लाइन में क्लियर कि आपको पेपर के सैंपल पेपर्स के सॉल्व करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चैप्टर का निकालो, इंटरनेट पे मिलेगा, बुक्स ले लो, बुक्स बहुत सारे मार्केट में अभी अवेलेबल हो चुके हैं। स्पेशली अगर जैसे चाहो तो किसी मतलब जो भी फेमस चल रहे हैं, मैं नाम नहीं बता सकता ऐसे तो पूरा प्रॉपरली, आप लोगों को पता होगा, स्कूल में स्टूडेंट जो है वो परचेज कर रहे होंगे, अमेजोन पे मिल रहा है, वेबसाइट पे जाके ले सकते हो। तो या फिर अगर मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, अगर मैं देख लूंगा कि क्या है, कौन सी है, एक दो बुक्स मैं आपको बता दूंगा। तो देखो अब वो बुक्स खरीदो, स्कूल में टीचर्स दे रहे हैं, मैं भी यहाँ पे अभी प्रोवाइड करूंगा। आप लोग जो नंबर है, जो इस वीडियो में आपको नंबर मिलेगा, आप उस पर मैसेज करो। आप लोगों को बहुत सारे एमसीक्यूज के फ्री में अवेलेबल है, मैं व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दूंगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करो, जो नंबर मैंने दिया हुआ है उसमें आप लोगों को मैं दे दूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा। एकदम आसान से हर चैप्टर के 20-20 25-25 एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए बनाया हुआ है। तो शेयर करो यार, दोस्तों के साथ शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरा एमसीक्यू पेपर में 40 आउट ऑफ 40 आने के भी चांसेस हैं। मैं 100% श्योरिटी नहीं दे रहा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है 90% की चांसेस आप लोगों के एकदम अच्छे से आ जाएंगे। कोई भी टीचर अगर आपको बोलता है कि 40 आउट ऑफ 40 की गारंटी देता है, तो गारंटी की मतलब मेरे हिसाब से तो गारंटी कोई देता है तो कैसे देगा, क्योंकि ये तो सीबीएसई पहली बार ही पेपर कंडक्ट करा रही है। कोई पुराना रिकॉर्ड भी नहीं है कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, या आईएससी ये जो करवा रही है पहली बार करवा रही है टर्म 1। दूसरे जो पेपर्स आए हुए हैं उसी की रिसर्च पे ये डाटा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अब देखो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, जितने एग्जाम पेपर, जितने सैंपल पेपर्स हैं, जितना कंटेंट आप पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, थ्योरी पार्ट की बात कर रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत बड़ा प्रैक्टिकल नहीं देगा जो 6-6 मार्क्स का 5-5 मार्क्स का प्रैक्टिकल देता था। छोटे प्रैक्टिकल्स देगा, शॉर्ट प्रैक्टिकल्स देगा, तो उसकी तो प्रैक्टिस लगेगी, कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस लगेगी। लेकिन थ्योरी भाई साहब, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। चाहे बिजनेस स्टडीज हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, कुछ भी हो, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। छोटे छोटे थ्योरी, किसी का नाम क्या है, किसी जैसे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन का नाम क्या है, अलग अलग नाम है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, इसके बाद और बहुत सारे नाम है, तो वो सारी चीजें। अब एक लास्ट में मेरा एक इंपॉर्टेंट टिप, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, इवन एक स्टूडेंट का तो मैं आपको स्क्रीनशॉट फोटो दिखा रहा हूँ आप लोगों को, उसने मुझे भेजा है कि सर आप अभी जब रिवीजन करवाना शुरू किए हो तो मैं स्टिकी नोट्स बना के अपने टेबल पे सामने चिपका रहा हूँ। मेरे बात ध्यान से समझना, मेरा जो इंपॉर्टेंट टिप है वो क्या है, जो बल्कि नोट्स है आप लोगों के, जो भी बल्कि नोट्स हैं, ये बल्कि नोट्स को आप लोग पहली बात तो शॉर्ट करो, बल्कि नोट्स को आप लोग शॉर्ट करो। शॉर्ट करने के बाद क्या करो कि उसको आप लोग जब पढ़ोगे तो उसको पॉइंट्स बनाओ, उस शॉर्ट नोट्स के भी पॉइंट्स हो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसका। मेरे एक स्टूडेंट, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, देखो ये इस तरीके से इस बंदे ने छोटे छोटे स्टिकर्स में, नोट्स में बना के जितने भी फॉर्मूला है, जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह का सिर्फ रिवीजन के टाइम पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डेट्स वगैरह बताया, उसने पूरा लिख के रखा है।
इकोनॉमिक्स का उसने पूरा मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का उसने पूरी वैल्यूज लिख के रखी है। आईएससी का स्टूडेंट है ये, तो सोचो, मेरी बात समझो थोड़ा सा। देखो कि जो भी पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है ये टिप, और हर स्टूडेंट को ये फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि जो बल्कि नोट्स हैं आपके, अकाउंट्स की बुक खोलोगे, इकोनॉमिक्स बुक खोलोगे, अपराध थ्योरी दिया हुआ है यार, इतना पढ़ नहीं सकते हो, कुछ उसमें से आप उसको शॉर्ट करो, शॉर्ट करके उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के अपने सामने रखो, एनी टाइम रूम में जहाँ पे टेबल में पढ़ते हो आप वहां पे रखो, या जहां पे भी आप, जहां पे आपकी नजर जाए बुक खोलते हुए, टेबल पे स्टिकर्स पूरा बना के रख लो, प्रिंट आउट वाले पेपर में। नहीं लिखना है प्रिंट आउट कर लो, पेपर में लिखो, कैसे भी लिखो। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है कि आप लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत है, बस इससे अलावा एक्स्ट्रा और कुछ भी बात मैं नहीं बता पाऊंगा। इतनी ही बात है, यही बहुत काफी है, आप लोगों के पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे। और जब आएंगे ना तो मुझे बताना कि क्या इस वीडियो ने सपोर्ट किया, इस वीडियो ने हेल्प किया आपको। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को भी आप लोग समझ चुके होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो चलो फिर आप लोगों से मिलूंगा अभी अगले वीडियो में। एमसीक्यूज की वीडियो जो है मैं अकाउंट्स की डालने वाला हूँ, देखो उसको, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर चैप्टर की 20-20 एमसीक्यूज, 25-25 एमसीक्यूज का, एकदम थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों प्रैक्टिस बना के मैंने एकदम मर्ज करके बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से देखना। तो फिर आज बस इतना ही काफी है, उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को हेल्प करेगा। चलो फिर मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।